खतरनाक मंजर और बेजान मूर्तियों में जान देखकर उन सभी के पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। जिन्वू परेशान है कि जो हंटर अभी मरा है उसकी रैंक डी थी, जबकि उसकी खुद की रैंक ई है। जिन्वू उस बड़ी वाली स्टैचू की आंखों को कुछ देर तक घूरता है, तभी वो स्टैचू जिन्वू को टेढ़ी नजर में देखता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और सीरीज को जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। और मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि ये एनीमे एक गेम जैसा होने वाला है। तो चलिए अपने एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। 3 साल पहले एक आइलैंड के पास जिसका नाम है जेजू आइलैंड, एक नेवी अफसर किसी पर अटैक करने को बोल रहा है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि हमारे वेपन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इस मुसीबत को अब हंटर ही संभालेंगे। अब ये हंटर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी ओर एक हंटर का ग्रुप जंगल में निकली बहुत बड़ी लाल चींटियों से फाइट कर रहा है। उनमें लड़के और जादूगर लड़कियां हैं जो स्वॉर्ड, नाइफ और शील्ड लेकर उनके सामने खड़े हैं। फाइट में लाल चींटियां भारी पड़ रही थी जो लगभग सभी हंटरों को दबोच लेती है, क्योंकि उन हंटर की रैंक कुछ कम थी। वो बचने की सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं, लेकिन तभी एक टोपा मैन लड़ाई में कूद पड़ता है। वो बुरी तरह से इंजर्ड हंटर में से एक को किताब देखकर जादू टोना करके ठीक करता है, जबकि उसके 2 साथी उन लाल चींटियों से लड़ते हैं। वो तीनों खिलाड़ी एस रैंक के हंटर हैं जिनका नाम मिन बयांग्यू, युन सोक और बेक युनहो है, जो उन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं। फाइट के दौरान एक बड़ी सफेद चींटी युनहो के सामने आती है। उन्हें लगा ये लाल चींटियों की लीडर होगी, तो युनहो आगे बढ़कर पहले तो उसके दांत उखाड़ता है और फिर उनको उसी के पेट में डालकर उसको मार डालता है। उसके मरते ही युनहो और युनसोक के सामने उसी की जैसी बहुत सारी सफेद चींटियां आ जाती हैं, तो वह दोनों उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पास ही में चोई जोंगिन एक शहर से जंगल की लड़ाई को देख रहा होता है और उनकी तरफ बढ़ रही चींटियों के एक ग्रुप पर अपनी एक टीम हंटर्स गिल्ड को आगे बढ़ने का सिग्नल देता है और वो सब उन चींटियों से फाइट करने लगते हैं। 10 साल पहले दुनिया में अचानक एक दूसरे डायमेंशन से कुछ गेट खुलते हैं जिनके अंदर से कुछ खतरनाक डीमन निकलते हैं। उन पर कोई भी आम हथियार असर नहीं करता और जो भी उन डीमन को मारने के लायक बने उनको हंटर्स बुलाया जाने लगा। उनकी बॉडी में किस रैंक की पावर है इस आधार पर उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया। सबसे कम रैंक ई से लेकर डी, सी, बी, ए और एस रैंक तक, जो सबसे ज्यादा रैंक है। जिस भी हंटर के अंदर एक बार शक्ति जागती है तो वो उसी लेवल पर बनी रहती है, फिर हंटर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो आगे नहीं बढ़ेगी। 3 साल बाद प्रेजेंट में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां पर एक गेट खुला हुआ था, वहां पर एक हंटर ग्रुप उस गेट के अंदर रेड करने के लिए जाने वाला था। उनके ग्रुप का ही एक हंटर दूसरे हंटर के पास आता है। वह काफी दिनों बाद ज्वाइन कर रहा था, इसीलिए थोड़ा डरा हुआ था। कई दिनों तक ना आने का कारण उसकी वाइफ का प्रेग्नेंट होना है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है सुंग जिनवू। उसके आते ही वहाँ पर सब लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। उसे देखकर लग रहा था कि वो थोड़ा इंजर्ड है। उसकी इतनी बात सुनकर वह हंटर उस दूसरे हंटर से पूछता है कि ये कोई बड़े बाप की औलाद है क्या, जिस पर वह हंटर बताता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बात ये है कि ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है, यानी कि सबसे कमजोर है। और तेरे जाने पर जब पिछली रेड हुई थी तो ये उसमें घायल हो गया था क्योंकि इसकी रैंक ई है। इस बात पर वह दोनों हंसने लगते हैं, तो वह कहता है कि अरे धीरे बोल, नहीं तो वो सुन लेगा। लेकिन जिन्वू उनकी बात सुन लेता है, लेकिन इससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह जो कुछ बोल रहे हैं वो सच है। तभी जिन्वू को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उससे उसकी खैरियत पूछ रही है। इस प्यारी सी लड़की का नाम है जूही। ये जिन्वू के लिए
कुछ ज्यादा ही परेशान रहती है और उसकी केयर करती है। जूही कहती है कि तुम एस रैंक के हंटर के साथ ई रैंक के गेट में गए और वहाँ से सीधे हॉस्पिटल पहुँच गए। क्या वो अपने साथ हीलर को नहीं ले जा सकते थे क्या? इतने मतलबी लोग हैं वो। जिस पर जिनवू कहता है कि उन्हें दोष मत दो जूही, गलती मेरी है क्योंकि कमजोर तो मैं ही हूँ ना, और वैसे भी मुझे इसकी आदत पड़ गई है। तभी उनके जाने का टाइम हो जाता है और जाने से पहले एक आदमी भाषण देता है जो टीम का लीडर भी है, जिसका नाम है सोंग चिउल। गेट के अंदर जाने से पहले जिनवू अपना खरीदा हुआ एक सस्ता सा चाकू देखता है क्योंकि उसके घर के हालात ठीक नहीं हैं और वो यही खरीद सकता है। इसके बाद जिनवू गेट के अंदर इंटर कर जाता है। दूसरी तरफ कोरियाई हंटर्स यूनियन के प्रेसिडेंट गो गुनही अपने असिस्टेंट वू जिनचुल के साथ गेट में हुई रेड पर बात करते हैं। गो उसे बताता है कि गेट के अंदर पाए जाने वाले एसेंस स्टोन बहुत कीमती हैं, जो गेट के अंदर पाए जाने वाले डीमन को हराकर मिलते हैं। एसेंस स्टोन हाई रैंक वाले डीमन से मिलते हैं, जिनसे डीमन से लड़ने के लिए बहुत से पावरफुल वेपन बनाए जा सकते हैं। और दूसरी ओर माना क्रिस्टल, जो सिर्फ तहखाने में ही मिलते हैं, लेकिन इनकी रैंक कुछ खास नहीं होती। जबकि वहाँ की गवर्नमेंट गेट के अंदर मिले सामान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती है। गेट में वापस आकर जिनवू बहुत खुश होता है जब उसे अपना पहला स्टोन मिलता है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही देर के लिए रहती है क्योंकि एक डीमन उस पर अटैक कर देता है। जिनवू एक चाकू से उस डीमन पर अटैक करता है, लेकिन डीमन उसका चाकू तोड़कर उसके पेट में अपना हथियार घुसा देता है। अपनी चोट से जिनवू को फर्श पर गिरते हुए देखकर टीम का एक मेंबर पार्क गी सुल जिनवू के पास आकर उसको उस डीमन से बचाता है और उसको मार डालता है। फिर जूही जिनवू के पास आकर अपनी हीलिंग पावर से उसको हील करती है, जबकि जिनवू अपने लड़ते हुए साथियों को देखता है। रेड करने वाली टीम डंजन बॉस एक वेयरवुल्फ को हरा देती है और उससे मिले सामान को लूटकर खुश होती है, जबकि जिनवू दूर से देखता है। जूही उसे ठीक करते हुए गुस्से में पूछती है कि क्या वो अपनी जिद में आकर हंटर बना है। जूही ऐसा इसीलिए बोल रही थी क्योंकि जिनवू को चोट बहुत गहरी लगी है। इसके बाद मिशन खत्म होता देख जिनवू उदास हो जाता है कि उसने इस लड़ाई में सिर्फ एक मामूली सा स्टोन कलेक्ट किया है, जिसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। फिर उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिलती है जो डंजन बॉस के मरने के बाद भी खुली हुई है, जिसमें जाने और न जाने पर उनकी बहस हो जाती है, जिसका रिजल्ट एक पोल से होता है। 13 लोगों में से 6 अंदर जाना चाहते हैं, जबकि 6 वापस जाना चाहते हैं, जिनमें जूही भी शामिल है। अब आखिरी वोट जिनवू का होगा, तो जिनवू सोचता है कि वो एक कमजोर हंटर है, लेकिन उसके पापा मिसिंग हैं और उसकी माँ बीमार है, जबकि उसकी बहन पढ़ाई करती है। इसके लिए उसे पैसों की बहुत जरूरत है, तो जिनवू हाँ में वोट करता है। इस बीच हंटर्स गिल्ड की बिल्डिंग में यू जिनहो नाम का एक लड़का एक मशीन के सामने खड़े होकर एक टेस्ट देकर रूम में चला जाता है। शायद ये हंटर गैंग में शामिल होने आया था, जबकि उसके जैसे वहाँ पर और भी लोग थे। अब देखो यार, ये जिनहो नाम लेना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है क्योंकि जिनवू और जिनहो एक जैसे लगते हैं, इसीलिए मैं इसको जिनी कहूँगा, तो आप समझ जाना। दूसरी ओर एक शहर में बाइक पर 2 पर्स चोर एक लड़की का बैग चुराने के बाद भाग रहे थे। तभी एक अट्रैक्टिव लड़की सामने आकर हवा में छलांग लगाती है और उनसे उस पर्स को वापस ले लेती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और वो चोर बाइक से गिर जाते हैं। आसपास खड़े लोग उसे घेरने लगते हैं क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर चाहे इन है। हंटर लड़की उस पर्स को उस लड़की को देकर अपनी गिरी हुई टोपी पहनती है और बढ़ती हुई भीड़ को देखकर वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और लंबी सी जंप के साथ आसपास की बिल्डिंगों पर छलांग लगाते हुए भाग जाती है। जिनवू और उसकी टीम 40 मिनट तक उस रहस्यमयी गुफा में घूमते हैं। अब उनके पास 1 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट का ही टाइम है। जिनवू जूही से अपने वोट वाले डिसीजन पर सॉरी बोलता है, जिस पर जूही नाराज होकर उस पर बार बार मुसीबत में पड़ने के लिए गुस्सा है। जूही ने जिनवू को हर एक रेड में इंजर्ड होने पर हील किया था,
जूही को लगा शायद उसके दिमाग में कोई केमिकल लोचा है। जूही जिन्वू से उसको डिनर पर ले जाने वाली बात का जवाब मांगती है। तभी वो सभी एक बड़े से डरावने दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। इस बीच चेयरमैन गो गुनही ने नए ज्वाइन हुए लोगों को उन्हें हंटर बनने के खतरों के बारे में वार्निंग दी। गुनही ने जोर देकर कहा कि एक्सपीरियंस वाले हंटरों को भी सावधान रहना पड़ता है और हंटरों की लड़ाई में लापरवाही ना करते हुए अगर जिंदा रहना है तो उन्हें डरना जरूरी है। जैसे ही जिन्वू और उसकी टीम दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो बहुत सारे ब्लू लैंप जलने लगते हैं। वो सभी लोग उस तहखाने को देखकर हैरान थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पुराने और बड़े बड़े स्टैचू खड़े हुए थे जिनके हाथों में हथियार तो किसी के हाथों में गाना बजाने वाले गिटार थे। लेकिन उनमें से एक स्टैचू अलग था जो सबसे बड़ा था। उस डरावने से तहखाने में उनको एक भी डीमन नहीं मिलता तो वो एक अजीब सर्कल के साथ साथ एक स्टैचू के हाथ में लगे बोर्ड को पढ़ने लगते हैं जो किसी और ही लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तभी घबराई हुई जूही जिन्वू को बताती है कि उसने उस बड़ी वाली स्टैचू की आंख हिलती हुई देखी है। जिन्वू को लगा कि जूही के साथ इल्यूजन हुआ है। तभी अचानक वो दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। उन्हें लगा कि वो कैद हो गए हैं तो एक हंटर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एक स्टैचू उसको अचानक से काट डालता है और अपनी जगह पर वापस जाकर खड़ा हो जाता है। ये खतरनाक मंजर और बेजान मूर्तियों में जान देखकर उन सभी के पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। जिन्वू परेशान है कि जो हंटर अभी मरा है उसकी रैंक डी थी जबकि उसकी खुद की रैंक ई है। जिन्वू उस बड़ी वाली स्टैचू की आंखों को कुछ देर तक घूरता है। तभी वो स्टैचू जिन्वू को टेढ़ी नजर में देखता है। जिन्वू उस रेड को याद करता है जिसमें उसे गहरे जख्म मिले थे और वो हॉस्पिटल में पहुंच गया था। वो जिस भी रेड में जाता था तो हमेशा उसकी जान पर बन आती थी, डीमन के अटैक से लेकर लगभग भूख से मरने तक। इतने लंबे टाइम तक सरवाइव करने के बाद से जिन्वू को तुरंत ही पता चल गया कि आगे क्या होगा। दूसरे हंटर तो स्टोन बेचकर अपने लिए हथियार खरीद लेते थे लेकिन वो कमजोर है इसीलिए उसे ये मामूली सा चाकू ही हाथ लगा। जिन्वू अपने कमजोर होने का मजाक सहकर भी उसने वो नौकरी की जिसमें जोखिम और पैसा दोनों ज्यादा था। तभी जिन्वू ने अपने साथियों को चिल्लाकर झुकने के लिए कहा क्योंकि उस बड़ी सी मूर्ति ने अपनी आंख से अटैक करना शुरू कर दिया था। वो लेजर जैसी फायर इतनी तेज थी कि उनमें से कुछ को जलाकर राख कर देती है। इस अटैक से वो सब बौखला जाते हैं जबकि जिन्वू अपनी आंख खोलकर रियलाइज करता है कि हम जहाँ पर भी फंसे हैं ये जगह बहुत खतरनाक है और ये सोचते हुए जिन्वू डर के मारे रोने लगता है कि वो सब यहाँ पर मरने वाले हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।